नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से क्राइम की एक नई कहानी में। तारीख 3 नवंबर 2003 ईस्वी। जगह था चीन के हेबई प्रांत के एक छोटी सी शहर जिसका नाम है क्वांगजो। वहाँ के मनोरंजन स्थल में शाम का समय था, लोगों की भीड़ जमा हुआ था। लोग मजे कर रहे थे, ड्रिंक्स से लेकर डांस तक हर चीज़ अच्छे से चल रहा था। इसी बीच एक लड़की का शोर सुनाई देता है। लोगों को लगता है कि आखिर हुआ क्या। वहां जाकर देखते हैं कि वह लड़की जो जवान थी, वह एक शख्स जिसका उम्र लगभग 28 से 30 वर्ष था, उससे बहस कर रही है। और बहस इतना अधिक बढ़ जाता है कि शांत होने का नाम तक नहीं ले रहा था। फिर इसकी सूचना पुलिस को दिया जाता है। पुलिस वहां आती है और पुलिस दोनों से पूछताछ करना शुरू कर देती है। फिर वह लड़की बताने लगती है पुलिस को कि यह जो शख्स है, जब मेरा पीछा बहुत देर से कर रहा था, जब मैंने इसके लिए मना किया तो यह शख्स उल्टा मुझसे ही बहस करने लगा। पुलिस को सारी बातें समझ में आ जाती है। वह उस लड़की के छेड़छाड़ के आरोप में उस शख्स को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। वह शख्स पतला दुबला था और एकदम खामोश था, जैसे कि उन्होंने कोई अपराध किया ही नहीं हो। पुलिस उस शख्स के क्राइम डाटाबेस की जानकारी हासिल करने लगते हैं। डाटाबेस की जानकारी जब हासिल होता है तो पुलिस के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह शख्स कोई आम अपराधी नहीं था, कोई आम क्रिमिनल नहीं था। वह एक ऐसा सीरियल किलर था कि चीन के 4 राज्य के पुलिस उसे ढूंढ रही थी, उसे पकड़ने का कोशिश कर रही थी, मगर अब तक कामयाब नहीं हुई थी। और उन्होंने सिर्फ लड़कियों की छेड़छाड़ नहीं किए थे, उन्होंने अनेकों लोगों की हत्या की और अनेकों लोगों को बलात्कार भी किया था। तो यहाँ सबसे बड़ी सवाल यह उठता है कि पुलिस को उस डाटाबेस में ऐसी कौन सी जानकारी मिली कि उनका होश उड़ गया, और इस सीरियल किलर ने ऐसी कौन सी भयंकर अपराध किया था कि 4 राज्य का पुलिस ढूंढ रही थी उसे। इन सारी बातों को इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो फिर बिना देरी करते हुए इस सीरियल किलर का नाम जान लेते हैं। इस सीरियल किलर का नाम था यांग सिन्हाई, जो कि चीन से था। इसका जन्म 29 जुलाई 1968 ईस्वी को फेंगयांग काउंटी हेनान में हुआ था। इसका जन्म वैसे तो बहुत गरीब परिवार में हुआ था, एक ऐसा परिवार जिसका आर्थिक स्थिति इतना बुरा था कि 3 वक्त का खाना नसीब नहीं हो रहा था। मगर जैसे ये बड़े होते हैं तो अपनी स्कूली शिक्षा आरंभ कर देते हैं और जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, और महज 17 वर्ष की उम्र में सन 1985 ईस्वी में ही स्कूल छोड़कर वह भाग जाते हैं। और भाग कर वह अपना घर नहीं जाते हैं, क्योंकि वह घर जाकर करता भी क्या, अपने घर से वह ऊब गया था। आर्थिक संकट इतना बुरा था कि खाना तो नसीब नहीं हो रहा था। फिर वह चीन की यात्रा करने के बारे में सोचने लगते हैं और वह ठान लेते हैं कि चाहे मजदूरी ही करना क्यों ना पड़े, फिर भी हम वापस घर नहीं जाएंगे। और वह क्या भी यही, वह चीन की यात्रा शुरू कर दे, जहाँ उसे मजदूरी मिलता, मजदूरी का काम करते और जो पैसे मिलते उसी से अपने जीवन निर्वाह करने लगता। मगर इससे उसका पेट नहीं भर रहा था, जिस कारण से वह छोटी मोटी चोरी भी शुरू में करने लगे थे। 1988 ईस्वी में चोरी के मामले में उसे श्रमिक जेल हुआ था। फिर जब वह निकला तो 1991 में फिर से चोरी के मामले में उसे श्रमिक जेल की सज़ा सुनाया गया। 1996 ईस्वी में वह एक बड़े अपराध को करने का कोशिश किया था, वह था बलात्कार। और बलात्कार के प्रयास के मामले में उसे 5 वर्ष की सज़ा सुनाया गया था 1996 ईस्वी में। और उस 5 वर्ष की सज़ा काटने के बाद उसे 1999 में ही रिहा कर दिया गया था। फिर जब वह 1999 ईस्वी में जेल से रिहा होता है तो इस बार क्राइम की सारी हदें पार कर देती है। इस बार वह अंदर से इतनी क्रूर बन चुका था, इतनी टाइट हो चुका था कि वह ठान चुका था इस बार सिर्फ छूने से काम नहीं चलेगा। वह हथौड़ा, कुल्हाड़ी और फावड़ियाँ लेकर किसी एक परिवार के घर घुस जाते थे रात में और उस परिवार के सारे सदस्य का कत्ल कर दिया करता था। और जो भी महिलाएं और लड़कियां उसे उस परिवार में मिलता, उसके साथ बलात्कार करते थे और बलात्कार करने के बाद उसका कत्ल कर दिया करता था। हर रात वह किसी न किसी परिवार के घर घुसकर इसी तरह के कुकर्म को अंजाम दे रहे थे। और जब भी वह किसी नए परिवार के घर घुसते थे मारने के लिए, तो नए कपड़े और नए जूते पहन कर ही घुसते थे। और मारने के बाद रक्त से सने हुए कपड़े और कुल्हाड़ी जितने औजार थे उसे नदी में फेंक दिया करते थे, क्योंकि उसे लगता था कि यदि मैं इन कपड़ों को फिर से इस्तेमाल करूंगा तो शायद पुलिस पकड़ सकती है और उसे कोई सबूत मिल जाएगा। यही वजह था कि जो भी कपड़े और जूते वह इस्तेमाल करते थे उसे एक परिवार वालों को मारने के बाद नदी में फेंक दिया करते थे। कभी कभी वह अपने औजार को दोबारा इस्तेमाल करने के ख्याल से वह शमशान में जाकर गाड़ देते थे। इतनी क्रूरता के साथ इन्होंने अनहोई, हेबाई, हेनान जैसे प्रांत में 1, 2, 3 नहीं बल्कि 67 लोगों को मौत के घाट उतारे थे और 23 महिलाओं के साथ बलात्कार किया था। मगर हर कातिल का अंतिम दिन जरूर आता है और कत्ल करने का कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है, चाहे वह कितना भी शातिर क्यों ना हो। वैसे ही इस सीरियल किलर यांग सिन्हाई का भी अंतिम दिन आ जाता है। वह था अक्टूबर 2002 ईस्वी, जब वह एक परिवार के घर घुसता है रात में और
उसके पिता और बेटी का कत्ल कर देता है और एक गर्भवती महिला के साथ बलात्कार करता है। इसके बाद उसे मारने का कोशिश भी करता है, मगर वह महिला किसी कारण से किसी तरह से बच जाती है, जो कि पुलिस के पास जाती है और इसका रिपोर्ट दर्ज करवाती है। मगर इस तरह के मामले के बारे में इस सीरियल किलर का कोई एक केस नहीं था, बल्कि 4 राज्यों में इस सीरियल किलर का केस था और 4 राज्य का पुलिस उसे ढूंढ रही थी, मगर अब तक पकड़ नहीं पाई थी। आखिरकार 3 नवंबर 2003 ईस्वी को उस मनोरंजन स्थल से इस सीरियल किलर को गिरफ्तार कर ही लेते हैं और इसके क्रिमिनल डाटाबेस की जानकारी जब हासिल कर लेते हैं तो वह चौंक जाते हैं और फिर आगे कड़ाई से पुलिस पूछताछ करने लगती है। तब जाकर वह जो खामोश चेहरा था वह कुछ बोलने लगता है और अपने जुर्म को कबूल करने लगता है। वो बताने लगते हैं कि 1999 ईस्वी से लेकर अब तक अर्थात 2003 तक मैंने 67 लोगों को मौत के घाट उतार दिया हूँ और 23 महिलाओं के साथ बलात्कार भी किया हूँ। जब इस जुर्म को वह कबूल कर लेते हैं, फिर पुलिस यंग सिन्हाई से आगे पूछताछ शुरू करती है। वो पूछने लगते हैं कि तुमने इतने जुर्म को अंजाम क्यों दिया, क्या वजह रही। तब यंग सिन्हाई बताने लगते हैं कि जब मैं एक बार जेल गया था 1996 ईस्वी में और जेल से जब वापस आया तब मेरी प्रेमिका मुझे छोड़कर किसी दूसरे लड़के के संग चली गई थी, जिस कारण से मैं लड़कियों को बड़ी बुरी नज़र से देखने लगा और मुझे लगता था कि मैं कब किसी लड़की का कत्ल कर दूं। और दूसरी वजह यह था कि मैं जब भी किसी को मारता तो उसे देखकर मेरे अंदर प्रेरणा जग जाती थी इसी तरह के कत्ल को अंजाम देने के लिए। पुलिस जब यह बात सुनती है तो दंग रह जाते हैं, मगर उसके जुर्म के आधार पर मुकदमा दर्ज कर यंग सिन्हाई को जेल भेज देते हैं। यह मामला अब अदालत में चलने लगती है और फाइनली अदालत में 1 फरवरी 2004 ईस्वी को यंग सिन्हाई को मौत की सज़ा सुनाई थी, मगर यंग सिन्हाई इसके विरोध में कोई अपील ना करने की बात कहने लगते हैं और वह आगे अपील भी नहीं करते हैं। इसके बाद 14 फरवरी 2004 ईस्वी को पुलिस अपने गोली से उसके शरीर को छल्ली कर देते हैं, क्योंकि वहाँ मौत की सज़ा का एक प्रावधान यह भी है कि अपराधी के खोपड़ी में गोली मारी जाती है या फिर उसके शरीर में इतनी गोली मारी जाती है कि वह तुरंत वहीं मर जाए। तो यह थी कहानी चीन के कुख्यात सीरियल किलर यंग सिन्हाई की। आपका इस सीरियल किलर के बारे में क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और यदि आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की सच्ची क्राइम स्टोरी मिलती रहे। मिलते हैं किसी और कहानी में। धन्यवाद।